Hello friend, welcome to the official YouTube channel of Wow IAS. Today we are going to discuss about certain social issues which are relevant to the prelims and as well as to the mains 2020. Before we begin, kindly subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so that you do not miss on any videos from us. So the first topic of today is Global Gender Gap Report. While you are studying about any report, two three things you need to keep in the mind. एक तो रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, दैट यू नीड टू रीड इन डिटेल. बट मैनी रिपोर्ट्स लाइक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इनमें आपको दो तीन चीजें ही याद रखनी है बेसिकली. एक तो इसकी पीरियोडिसिटी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट देती है और कौन से पैरामीटर कंसीडर करती है व्हाइल गिविंग रिपोर्ट. तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट का जैसे हम देख सकते हैं, इट इज गिवन एवरी 2 year एंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस समिट के लिए भी फेमस है. चार पैरामीटर जो रिपोर्ट कंसीडर करती है, दे आर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. एंड फ्रॉम 2020 they have also included one more parameter which is gender gap prospect in the profession of futures. यानी कि जो फ्यूचर में जो जेंडर गैप्स आएंगे उसको भी ये कंसीडर कर रही है. एंड ऑल्सो यू नीड टू नो द पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इफ देयर इज सर्टेन वेरी स्पेसिफिक थिंग अबाउट इंडिया. तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इट हैज नोटिस दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जेंडर गैप इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज लेस देन दैट इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में वुमेन फिर भी कंपैरेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. जैसे हम देख सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में मिला के लेस देन 15% ऑफ द वुमेन आर द पार्लियामेंटेरियंस. एंड इंडिया की पोजीशन हम देखें 2020 रिपोर्ट के अंदर है 112, विच इज डिटोरिएटेड फ्रॉम 108 इन 2018. तो आपको ये याद रखना है इंडिया की पोजीशन क्या हो रही है, पोजीशन इंप्रूव हुई है, डिक्रीज हुई है. एंड ऑल्सो वन थिंग यू नीड टू नो द पोजीशन एंड और द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज नेबर. So as you can see that Bangladesh, China, Nepal, Sri Lanka, they are better than India and Bhutan and Pakistan, they are worse than India. तो आपको याद रखना, वो पूछ सकते हैं कि इंडिया की इनसे बेटर है या नहीं है. And also one thing, World Economic Forum, it is headquartered at Geneva, Switzerland, and it's not a body which is related to UN. UN का organ नहीं है ये, though it assists UN in certain reports. Second topic of the day is SDG Gender Index, that is Sustainable Development Gap Gender Index. और इसको कौन देता है? इक्वल मेजर 2030. इसमें हमें ये याद रखना है कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच वर गिवन बाय द यूएन, सो देयर इज अ टेंडेंसी दैट इफ दे आस्क द क्वेश्चन दैट हु गिव दिस इंडेक्स, सो वी माइट मार्क यूएन, बट वो गलत होगा. इसलिए हमें याद रखना है ये है इक्वल मेजर 2030. आज से 2-3 साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था क्लब ऑफ रोम करके, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट वो फिर भी पूछ लिया था. इसलिए आपको इक्वल मेजर 2030 भी याद रखना है. और इंडिया की रैंक एसडीजी जेंडर इंडेक्स में 95 आउट ऑफ 129. और आप एक चीज और देखिए, जो इक्वल मेजर 2030 है जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एशियन पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, प्लान इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ कोएलिशन. आपको इनको बेसिकली याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि यूएन नहीं देता, बिकॉज इफ यू कीप ऑन रिमेम्बरिंग ऑल दिस थिंग देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन ड्यूरिंग द प्रीलिम्स. तो आपको याद नहीं होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो बस बेसिकली आपको याद रखना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है एंड वेदर इट इज रिलेटेड टू यूएन और नॉट. थर्ड टॉपिक ऑफ टुडे इज नेशनल कंसल्टेशन ऑन रिव्यू ऑफ द बीजिंग प्लस 25. पहले हम पढ़ते हैं बीजिंग क्या चीज है. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन विच इज बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन. इट इज बेसिकली अ वुमेन रिलेटेड डिक्लेरेशन जो वुमेन के राइट्स को रीइंफोर्स करती है. और ये अभी इंडिया ने 25 ईयर, इट वाज adopted in the fourth world conference on women which was held in 1995. तो इंडिया ने इसके 25 इयर्स को मार्क करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है, और यूएन वुमेन. इसमें हम थोड़ा सा यूएन वुमेन के बारे में भी पढ़ेंगे आगे. एंड देयर इज वन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, वो रिव्यू करती है बीजिंग प्लेटफॉर्म एवरी 5 ईयर. और एक चीज हमें याद रखनी है, जो बीजिंग डिक्लेरेशन है दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग. लीगली बाइंडिंग का मतलब यह है कि कंट्रीज आर नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू इम्प्लीमेंट इट एज देयर आर सर्टेन एनवायरमेंट कन्वेंशन which world has to implement those and they are legally binding, but this बीजिंग platform is not binding on any nation. इसमें हमें ये देखना है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, इट इज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ इकोसोक यानी यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड नॉट रिलेटेड टू यूनिसेफ और एनी अदर ऑर्गन. एंड एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, देयर इज अ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन.
यूपीएससी क्या करता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देके या कमीशन का नाम देके, और फिर पूछ लेता है कि वेदर इट इज स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव। स्टैट्यूटरी वो होती है जो एक लॉ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती है जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड की होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया। एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी लाइक आपकी पहले प्लानिंग कमीशन थी, अब नीति आयोग है, जो कि सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट डिसीजन से आई है, जिसमें पार्लियामेंट का लॉ एनएक्ट नहीं हुआ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपको ध्यान रखना है, इट इज अंडर एक्ट ऑफ 1990। और एक चीज हम आगे यहाँ देखते हैं, यूएन वुमेन। यूएन वुमेन में हमें बेसिकली ये देखना है कि इट वाज एस्टैब्लिश इन 2010, और जबकि हमारा यूएन एस्टैब्लिश हुआ था 1945 के अंदर। तो ये यूएन वुमेन और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें ये ध्यान रखना है कि यूएन वुमेन वाज नॉट एस्टैब्लिश एट द टाइम ऑफ यूएन ओनली। नाउ वी कम टू सर्टेन लॉज विच आर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन। एंड जो बहुत एक फेमस लॉ पिछले 2-3 साल से रहा है, जिसपे काफी डिबेट भी रही है, दैट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसको ट्रिपल तलाक बिल, ट्रिपल तलाक एक्ट भी कहा गया, जिसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन और काफी ज्यादा न्यूज में रहा। इसमें हमें बेसिकली याद रखना है कि जो एक्ट है, इसने तलाक बिद्दत यानी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसको हम तलाक तलाक कहते हैं, उसको इसने कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है कि जिसके अंदर पुलिस कैन अरेस्ट द एक्यूज विदाउट एनी वारंट, यानी पुलिस को एक वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए। और जो काफी सीरियस क्राइम होते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम। और जो नॉन सीरियस होते हैं, दे आर नॉन कॉग्निजेबल क्राइम, यानी कि पुलिस को अरेस्ट करने के लिए उससे पहले एक वारंट चाहिए। अब इस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन, यानी कि जो पहले ड्राफ्ट था उसके अंदर रिकंसिलिएशन का प्रोविजन नहीं था, यानी कि वो हस्बैंड एंड वाइफ जैसे तलाक दे दिया, वो रिकंसाइल नहीं कर सकते थे, वो नेगोशिएशन करके कॉम्प्रोमाइज पे रीच नहीं कर सकते थे। तो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, सो पार्लियामेंट इन द इट्स विजडम उसने स्कोप फॉर रिकंसिलिएशन भी डाल दी कि आप रिकंसिलिएशन भी कर सकते हैं। और ये जो एक्ट है, ये सब्सिस्टेंस अलाउंस प्रोवाइड करता है वुमेन को फ्रॉम हर हस्बैंड, और वो माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी भी ले सकती है। इसमें हमें बेसिकली 2-3 चीजें याद रखने की, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और रिकंसिलिएशन का वो है, सब्सिस्टेंस अलाउंस सीख कर सकती है, कस्टडी ऑफ माइनर वुमेन ले सकती है। ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये दे आर नॉट टू मच रेलेवेंट टू प्रीलिम्स लाइक दिस तलाक सुन्नत और निकाह हलाला, but they can be used while the mains or the essay question which comes regarding the women discrimination or certain, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, उसमें भी हम कर सकते हैं कि सर्टेन प्रैक्टिस विच आर डेरोगेटरी टू वुमेन इन सर्टेन मुस्लिम लॉज, और कुछ हिंदू लॉज में प्रैक्टिसेस दे आर डेरोगेटरी टू वुमेन, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लॉ और है जो वुमेन से रिलेटेड है, वो डोमेस्टिक वायलेंस, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसको हम लोकल पार्लेंस में डीवी एक्ट भी कहा जाता है। एंड दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन परसुएंस ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था 1993 में। रेटिफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जैसे यूएन कोई एक कन्वेंशन है या प्रोटोकॉल है, अगर हमने उसको रेटिफाई कर ली तो वो हमारे लॉज के अंदर बाइंडिंग हो जाएगी, यानी कि स्टेट विल बी अंडर ऑब्लिगेशन टू इंप्लीमेंट दिस कन्वेंशन, और वो उसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकती है। तो इस एक्ट के हम कुछ की प्रोविजन देखते हैं। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करता है, विच इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज वर्बल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक वायलेंस। तो काफी इलेबोरेट डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की। और अब इसके अंदर देखा जाए तो वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप और ग्रैंड मदर भी आती है। पहले लिव इन रिलेशनशिप नहीं थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने और काफी ज्यादा और जजमेंट आई है जिसमें लिव इन रिलेशन को भी एक लीगल वैलिडिटी दे दी है। अब इसके अंदर वुमेन कैन सीक फाइनेंशियल कंपनसेशन एंड द मेंटेनेंस फ्रॉम द फैमिली। और क्या कहते हैं, ये इस लॉ के अंदर एक चीज हम देखें, इट एक्सक्लूज द अब्यूसेस पर्टेनिंग टू मैरिटल रेप, यानी कि मैरिटल रेप के रिगार्डिंग जो चीजें होती हैं वो इस एक्ट के अंदर नहीं हो सकती। मैरिटल रेप एक्चुअली इट्स नॉट इलीगल इन इंडिया। जैसे कि अगर 18 अबव 18 ईयर है हस्बैंड एंड वाइफ, इफ वाइफ इज अबव 18 ईयर एंड हस्बैंड डज अ मैरिटल रेप, तो ऑफेंस नहीं होगा ड्यू टू सर्टेन सोशल रीजन। लेकिन अभी अमेंडमेंट हुई है कि पहले 16 साल तक नहीं था, अब 18 ईयर तक मैरिटल रेप नहीं हो सकता, यानी 18 ईयर से कम अगर वाइफ है, देन इट वुड बी मैरिटल रेप एंड इट वुड बी लीगल ऑफेंस। अब इस एक्ट में से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसमें इसने एक चीज और बोली है कि सर्टेन दिस प्रोविजन विल अप्लाई इवन आफ्टर डाइवोर्स, यानी डाइवोर्स के बाद भी अप्लाई करेंगी, और वुमेन के अगेंस्ट भी कंप्लेंट हो सकती है। कुछ एक्ट्स हैं जिसके अंदर लाइक एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उसमें क्या है कि कंप्लेंट कैन बी डन अगेंस्ट द
नॉन शेड्यूल SC ST, अगर कोई SC ST कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं हो सकती। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट भी कंप्लेंट हो सकती है, जैसे कि इन लॉज में मदर इन लॉ है और देयर इज अ सिस्टर ऑफ द हस्बैंड, उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट हो सकती है। अदर लीगल प्रोविजन विच यू नीड टू नो फॉर द SC एंड फॉर द मेंस इज डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो डोरी को प्रोहिबिट करता है और इसको ऑफेंस बनाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है IPC का, दैट इज इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498A। 498A बेसिकली पर्टेन टू सेक्सुअल हरासमेंट, जैसे कि अगर हस्बैंड सेक्सुअल हरासमेंट या क्रुएलिटी करता है तो उसके अगेंस्ट, विच इज अ वेरी वाइडली यूज सेक्शन व्हेन द हरासमेंट टेक्स। एक और एक्ट है जो पिछले 3-4 साल से ही काफी फेमस रहा है बिकॉज ऑफ मी टू मूवमेंट, वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। एंड इट इज ऑल्सो, ये एक्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जिन्हें हम विशाखा गाइडलाइंस कहते थे। उस गाइडलाइंस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सेंटर ने और पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया जिसको बोला सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसमें भी काफी इलेबोरेट डेफिनेशन है सेक्सुअल हरासमेंट की, वो क्या इंक्लूड करता है वो आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इट कवर सेक्सुअल हरासमेंट एट बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर ये है कि जैसे कि जिसमें PF हो गया, फॉर्मल सेक्टर हो गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, लाइक these maids or some other which are not on paper, means जो on paper नहीं होते बट उनके अगेंस्ट भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस वो फाइल कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप देखिए, इसको आपको थोड़ा जानने की जरूरत है क्यों, बिकॉज इट वाज इन द फेमस एंड इट वाज इन द न्यूज, जो जैसे मैंने पहले बताया मी टू मूवमेंट के लिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट कमेटी प्रोवाइड करता है ICC, विच इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। एंड इट इज मैंडेटरी इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जिसमें 10 और मोर एम्प्लॉयज हैं। यू नीड टू नो दिस मोर 10 और मोर एम्प्लॉयज, नॉट वुमन एम्प्लॉयज। जिसमें भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं उनको एक ICC कॉन्स्टिट्यूट करनी है, विच इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। जिस भी जो भी वुमेन एलिगेशन लगाएगी सेक्सुअल हरासमेंट का, उस वो दिस कमेटी विल अंडरगो द इन्वेस्टिगेशन एंड द फर्दर प्रोसेस। और इस कमेटी के कुछ मेंबर दे शुड बी फ्रॉम द NGO, सो दैट वुमेन गेट अ फेयर राइट ऑफ रिड्रेसल। और जैसे ये तो हो गया ICC है जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा वर्कर हैं, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से कम वर्कर हैं उसके लिए एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लोकल कंप्लेंट कमेटी एस्टेब्लिश करनी है, विच विल रिसीव कंप्लेंट जहां पे 10 से कम वर्कर, और कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर इटसेल्फ। क्योंकि ICC में मे बी वो फेयर चांस ना रहे, लेकिन इसमें फेयर चांस रहेगा। इट इज इनेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एंड ऑल्सो दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द सेफगार्ड अगेंस्ट फॉल्स और malicious चार्जेस। यानी कि इफ अ वुमन एम्प्लॉय शी फाइल्स अ फॉल्स कंप्लेंट जस्ट टू डिफेम अ एम्प्लॉयर और सर्टेन अदर थिंग्स, देन देयर इज अ प्रोविजन दैट इफ शी फाइल्स द फॉल्स और malicious चार्जेस, उसको पनिशमेंट मिलेगी। एक इम्पोर्टेंट और है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल। अभी क्या है हमारे पास, इट इज अ बिल, यू मस्ट नोटिस इट्स अ बिल, इट्स नॉट एन एक्ट। अभी जो हमारे पास चल रहा है वो 1971 एक्ट ही चल रहा है। इसके अंदर हम देखें जो 1971 एक्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है कि जो आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं वो 20 वीक्स तक ही कर सकते हैं। बट जो बिल है 2020, इट हैज मेड अ प्रोविजन दैट 24 वीक्स तक वुमेन अबॉर्शन के लिए और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए शी कैन गो। बिकॉज क्या होता है कि बेसिकली जो 20 से 24 ईयर जो 4 वीक का गैप है उसी के अंदर ही पता चलता है कि देर इज अ जो टू बी बॉर्न चाइल्ड है उसके अंदर सर्टेन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं है। तो पहले क्या था, 20 वीक्स तक होता था तो वुमेन डिडंट हैव अ राइट, वो जैसे 20-24 वीक्स के अंदर कुछ पता चलता तो शी हैज टू अंडरगो लीगल प्रोसेस, तो तभी स्पेशल केसेस में ही प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन जो 2020 बिल है उसने इसको एनहांस कर दिया 24 वीक्स में। और ये किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ रेप्स के लिए, जो वुमेन दैट हु इज अ सर्वाइवर ऑफ रेप, विक्टिम ऑफ इंसेंट दैट इज सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन क्लोज रिलेटिव एंड अनदर वल्नरेबल वुमेन। ये देखा जाए लिमिट ऑफ 24 वीक्स जो अप्लाई, इट विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज डायग्नोज बाय द मेडिकल बोर्ड। यानी कि वो 24 वीक्स के बाद भी हो सकता है कि देयर आर सर्टेन फीटल एबनॉर्मलिटीज। बेसिकली इसमें हमको यही जानना है कि इट हैज रिलैक्स द टर्मिनेशन पीरियड फ्रॉम 20 to 24 वीक। आप इसमें देख सकते हैं 1971 एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है।
एक और इम्पोर्टेंट जो प्रीलिम्स में भी एक बार क्वेश्चन आया था सैरोगेसी से रिलेटेड, सैरोगेसी रेगुलेशन बिल। ये बिल पहले ड्राफ्ट था, इसके अंदर अभी पार्लियामेंट में कुछ अमेंडमेंट्स करी हैं। ऑल्दो इट्स अ ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट का क्वेश्चन आना थोड़ा सा प्रीलिम्स में मुश्किल है, बट मेंस के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। दे माइट आस्क यू टू एनालाइज द सैरोगेसी बिल व्हिच वाज इन न्यूज़। अब बेसिकली हम अब देखते हैं सैरोगेसी क्या होता है। सैरोगेसी इज अ प्रैक्टिस वेयर बाय वन वुमन कैरीज द चाइल्ड फॉर अनदर विद द इंटेंशन दैट चाइल्ड शुड बी हैंडेड ओवर आफ्टर बर्थ। यानी कि वो बायोलॉजिकल उस लेडी का चाइल्ड नहीं होता, बट शी कैरी द चाइल्ड फॉर सम अदर पर्सन और सम अदर पेरेंट, और फिर आफ्टर द बर्थ वो उसको दे देता है। इस बिल को लाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सैरोगेसी रेगुलेशन बिल हम 2016 दे रहे, क्योंकि पहले भी सैरोगेसी चल रही थी इंडिया में। इसमें बेसिकली क्या था कि देयर वर सर्टेन मिडल मैन विच वर मिस यूजिंग दिस द सैरोगेसी प्रोविजन। जैसे सर्टेन पुअर वुमेन दे वर फोर्स टू अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ सैरोगेसी। उनसे क्या था कि उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी। 3 से बच्चे ज्यादा, 4 से ज्यादा बच्चे, 5 बच्चे वो सैरोगेट कर रहे थे, क्योंकि देवर पॉवर्टी, और उस पॉवर्टी का सर्टेन मिडल मैन देवर एक्सप्लॉइटिंग देम, और जिसके कारण वुमेन्स को इश्यू हो रही थी। तो 3 तरह के हम देखते हैं बेसिकली सैरोगेसी कहते हुए। एल्ट्रुस्टिक सैरोगेसी, एल्ट्रुस्टिक होता है कि जिसके अंदर जो सैरोगेट मदर होती है, यानी कि जो चाइल्ड कैरी करती है, शी इज पेड ओनली मेडिकल एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, वो कुछ पैसे नहीं मिलते उसको। एक होते कमर्शियल सैरोगेसी जो काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, इन विच द कंपनसेशन इज पेड टू द सैरोगेट मदर, यानी कि उसको मेडिकल और इंश्योरेंस एक्सपेंस के अलावा कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और इसी को ही क्या होता था कि जो एजेंट्स थे, दे यूज्ड टू चार्ज 5 to 6 लाख पीपल फ्रॉम द पेरेंट्स हु वांटेड टू हैव अ सैरोगेट चाइल्ड, और वो जो सैरोगेट मदर थी उसको 1 से 1.5 लाख रुपए देते थे, जिसके कारण उसकी हेल्थ भी खराब होती थी। एक तीसरा है gestational surrogacy, in which a surrogate mother carried a child for an intending couple through implantation of embryo in her womb, and child is not genetically related to the surrogate mother। जैसे उसमें तो जो ऊपर वाली दो हैं, इसमें तो चाइल्ड इज जेनेटिकली रिलेटेड टू सैरोगेट मदर, लेकिन जीस्टेशनल सैरोगेसी में चाइल्ड इज नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू सैरोगेट मदर। जो हमारा जो आया है बिल, उसका क्या है कि उसमें ओनली एल्ट्रुस्टिक सैरोगेसी इज अलाउड, कमर्शियल सैरोगेसी इज बैंड। यानी कि आप सिर्फ उसको मेडिकल और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ही देंगे, जो सैरोगेट मदर है उसको आप पैसे देके, देन यू कैन नॉट टेम्प्ट हर विद द मनी कि आप इतने पैसे ले। उससे क्या है कि मिडल मैन का एक्सप्लॉइट करने के चांसेस कम हो गए। पहले क्या था कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें क्या था कि सैरोगेट मदर नीड टू बी रिलेटिव ऑफ इंटेंडिंग कपल, यानी कि हस्बैंड वाइफ जिनका बच्चा नहीं हो रहा था, सैरोगेट मदर जो थी, जो हु विल बियर द चाइल्ड फॉर देम, शी हैज टू बी रिलेटिव ऑफ दैट इंटेंडिंग कपल। लेकिन अब आफ्टर द ड्राफ्ट जिसमें चेंजेस आए, अमेंडमेंट, उसमें क्या है, एनी वुमन हु इज विलिंग कैन एक्ट एज अ सैरोगेट मदर। जरूरी नहीं है कि वो रिलेटिव होनी चाहिए। पहले क्या था कि जो कपल का अगर 5 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था, उसके बाद ही दे कुड गो फॉर सैरोगेसी। लेकिन जो अब नया बिल आया है आफ्टर अमेंडमेंट, उसमें 5 इयर्स का प्रोविजन हटा दिया गया है, उसमें उससे पहले भी सीख कर सकते हैं। और एक चीज ये है कि पर PIO OCI फॉरनर, PIO इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड फॉरनर दे कैन नॉट गो फॉर द सैरोगेसी इन इंडिया। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ये आ सकता है आपका प्रीलिम्स में। पिछली बार एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का आया था, उसके 2-3 प्रोविजंस थे, वो काफी फेमस था एंड काफी न्यूज में था। बट सिंस सैरोगेसी अभी ये बिल है, जब फाइनल अगर ये एक्ट बन जाएगा तो थोड़ा आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक अनदर प्रोविजन इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी जगह एसेज में यूज करते हैं। हर बार वो वुमन रिलेटेड क्वेश्चन आता ही, जैसे सेक्स रेशियो हमारा कम है तो उसको चाइल्ड के फीटिसाइड को, इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए एक जो बिल है, दैट इज प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट। इसमें क्या है, इसमें आप क्या कहते हैं, वो नहीं करवा सकते, पहले पता नहीं करा सकते कि वो लड़का है या लड़के। जैसे आपने हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा भी होगा, लिखा होगा कि वी डू नॉट इंडल्ज इन द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या है, ये जो एक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एक्ट यू मस्ट नो दैट इज एनेक्टेड इन 1994। इसमें क्या प्रोविजन है, बेसिकली 2-3 प्रोविजन, दैट जो क्लिनिक है, दे जो डायग्नोस दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ। जो एडवर्टीजमेंट है ये प्रोहिबिट होते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, उनको रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, और हर लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास इंफॉर्मेशन रहती है, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है।
और जो appropriate authorities they have the power of civil court for search, seizure and sealing the machine. जैसे ही if they get the information that some of the hospital or some diagnostic center is indulging in sex selection technique, वो उसको सीज कर सकती है. एंड दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2003 जिसमें इसकी रेगुलेशन को और इंक्रीज किया गया. तो ये हमारा जो भी चाइल्ड रिलेटेड इशू है, वुमन रिलेटेड इशू है, तो आप इस एक्ट को जरूर डालना मीन्स के अंदर. एक और ये एक्ट है हमारा पॉक्सको एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. इसमें अभी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करी है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश करे 1023. फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या मतलब होता है कि दे इंडल्ज इन द एक्सपीडिशियस डिलीवरी ऑफ जस्टिस. जैसे अभी तो जो हमारे कोर्ट्स हैं दे आर ओवरबर्डन, तो उसमें टाइम लग जाता है काफी, बट फास्ट ट्रैक कोर्ट में दे do not indulge in that thing, so there is expeditious delivery of justice. अब इसमें देखे हमें ये क्या है कि इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है एनी चाइल्ड विच इज बिलो 18 ईयर ऑफ एज, वो उसको कवर करता है, दैट इज किसका भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है. एंड वी मस्ट रिमेम्बर वन थिंग दैट दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, यानी कि अगर लड़के के अगेंस्ट या लड़की के अगेंस्ट भी सेक्सुअल ऑफेंस हो दैट गेट कवर्ड अंडर दिस एक्ट. एंड इट वाज इनेक्टेड इन परसुएंस ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, जो इंडिया ने रेटिफाई कर रखी है. उसी के बाद ही इंडिया ने ये एक्ट को इनेक्ट किया था, सो दैट चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस. अब देखा जाए इसमें ये क्या है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में देयर इज अ टाइम ऑफ 1 ईयर, इन दैट 1 ईयर द केस हैज टू बी डिस्प्यूट, केस हैज टू बी रिजॉल्व्ड. एंड इसमें ये जो एक्ट है वो काफी इलेबोरेट एक्ट है. It provides for the various type of sexual abuses which are aggravated, penetrative, depending upon the what type of offense a perpetrator indulge in. यानी कि वो जिस तरह का भी सेक्सुअल एक्ट करता है उसी के रिगार्डिंग इसकी पनिशमेंट है. और जो भी है कि जो कंप्लेंट है दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होगी, उसमें 24 आवर्स के अंदर कंप्लेंट करानी है जो भी है. एंड जैसा मैंने पहले बताया, इट कंसीडर बोथ द गर्ल्स एंड द बॉयज. एंड द कंसेंट ऑफ अ चिल्ड्रन डजंट मैटर, अगर वो बस 18 ईयर से कम है तो उसको वो दैट विल फॉल अंडर दिस एक्ट. अब हम एक चीज देखें, बहुत सारे हमारे पास लॉज हैं, उसमें चाइल्ड की देयर इज अ डायलेमा रिगार्डिंग व्हाट शुड बी एज ऑफ द चाइल्ड. जैसे पॉक्सको एक्ट है जो हमने पढ़ा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, उसमें चिल्ड्रन की एज है 18 ईयर. चाइल्ड लेबर एक्ट है दैट covers the 14 years. Juvenile justice है उसमें 16 years की एज है. Factories Act है 15 year की. There have been various committees which have said that there has to be uniform definition of the age of the child so that the perpetrator doesn't misuse this provision to escape the shackles of law. तो हमें वो पार्लियामेंट को करने की और धीरे धीरे हो भी रहे हैं वो. एक हम और जो न्यूज में था इस बार वो था चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स. हमें इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि इस इंडेक्स को देता कौन है, क्योंकि लास्ट ईयर और लास्ट 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था टैक्स जस्टिस रिपोर्ट. वो किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती थी, बट दैट वाज इन न्यूज एंड इट वाज बीइंग आस्क्ड. सो हमें जितनी रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स हैं, जितने आते हैं, वी शुड मेक अ नोट ऑफ इट. उस समय उसमें याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है. चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स, इट इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन नेम वर्ल्ड विजन इंडिया व्हिच इज एन एनजीओ एंड आईएफएमआर लीड व्हिच इज रिसर्च इंस्टीट्यूट. एक स्कीम जो काफी ज्यादा चाइल्ड्स के लिए फेमस है, दैट इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंटर स्पॉन्सर करता है. एंड दिस स्कीम इट इज अ बेनिफिशियरी जो एस्टेब्लिश होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड दे हैव टू क्रिएट अ डाटाबेस एंड सेंटर एंड स्टेट दे प्रोवाइड फंड टू दिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. इसका ये आपको जो हम अभी एक डिटेल में कंपेंडियम देंगे वेरियस स्कीम्स के बारे में, उसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे. लास्ट टॉपिक और जो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडॉप्शन इन इंडिया. इसमें हमें बेसिकली ये देखना कि कौन सी बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडॉप्शन एंड दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. अब हमने देखेंगे ये बॉडी क्या है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, अभी हम आगे देखेंगे. एंड जो एडॉप्शन है इट इज regulated under an act, then that act was enacted in pursuance of the Hague Convention on Inter-Child Adoption 1993, जो इंडिया में ने 2003 में रेटिफाई करी थी. 1993 में तो यूएन का ईयर है हेग कन्वेंशन का, बट इंडिया हैज रेटिफाइड इन 2003, जब हमें लगा कि दिस कन्वेंशन इट सेटिस्फाई आवर डिमांड एंड नीड्स, तब हमने वो करी. जैसे इसमें बेसिकली जो एडॉप्शन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज
चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन गाइडिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, केयरिंग प्लेटफॉर्म वो किससे रिलेटेड है, इसमें हम वो कुछ भी चाइल्ड लेबर भी दे सकते हैं, एडॉप्शन भी दे सकते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन देयर इज अ नेम ऑफ द केयरिंग देन इट हैज टू बी रिलेटेड विद द एडॉप्शन। और एडॉप्शन के आपको दो तीन फीचर याद रखने हैं कि अ सिंगल फीमेल शी कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर, बट अ मेल ही कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड, ही कैन अडॉप्ट ओनली अ मेल चाइल्ड। अब जैसा ये लास्ट जैसा हम देख रहे थे, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी विच इज नोन एज द कारा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। एंड वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर इट रेगुलेट बोथ इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन। यानी कि अगर कोई पोलैंड से इंडिया में अडॉप्ट करना चाहता है या कोई इंडियन बाहर से करना चाहता है, तो वो भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है कैरा ही करेगी। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रोल याद नहीं रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रोल नहीं रहेगा। अब ये जैसे लास्ट ये है केयरिंग्स जो भी मैंने बताया था, एंड दिस इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज टू फैसिलिटेट द चाइल्ड अडॉप्शन। So thank you guys. This was for the social issues part 1. We will come with the next topic again. Thanks for watching.